हेलो गाइस, एज आई प्रॉमिस कि आपको हर महीने के एंड के बाद आपको उस महीने का करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो इस प्रॉमिस को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस महीने पे भी लेके आया हूँ। जो बीता हुआ महीना है मई 2020 का करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, करंट अफेयर्स का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जो बच्चा सिर्फ घर पे पढ़ाई करते रहते हैं और बाहरी दुनिया पे क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं लगता, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने आजकल किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखा हुआ है एक करंट अफेयर्स, ताकि उसको बाहर पे क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञात हो। जैसे कि आपके पास नेशनल मीडिया को अभी भी नहीं पता लग रहा है कि हमारे असम की एक पर्टिकुलर प्रोविंस है जिसको हम लोग बागजान बोलते हैं, तिनसुकिया पे है, और ये ऑयल इंडिया का एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड है जिस पे आग लगा हुआ है 27 मई से ही। एंड आवर सो कॉल्ड मीडिया ऑफ द इंडियन नेशनल हैव नेवर हाईलाइटेड एनी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम पर्टिकुलर दिस प्लेस। ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और इसको हमारा कोई भी मीडिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। एंड बहुत ही लाउड स्पीकिंग वन ऑफ द मीडिया पर्सन है जो हमारे असम से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि उनको ये टॉपिक अपने चैनल पे एक ना एक बार जरूर दिखाना चाहिए। कभी ना कभी आपको टीआरपी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आपको असम के बेनिफिट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते रहेंगे। और आज हमारे पास जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे मई 2020 के रेस्पेक्ट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप देगा, जो कि स्मार्ट वे गुवाहाटी का फैकल्टी है। और आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो किसी भी एग्जाम के रिलेटेड से, तो आप इस नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक फ्रॉम मई 2020 करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा ये जा रहा है, नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च टेलीमेडिसिन फैसिलिटी एट नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, जिसको हम लोग इन शॉर्ट नेग्रिम्स के नाम से भी जाना जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से अगर आपको इस हॉस्पिटल में नहीं भी जाना है तो आप इस पे फ़ोन करके आप घर पे अपना मेडिसिन को बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है एक्चुअली बेसिकली है कहाँ पे, जहाँ के लोग एक्चुअली फ़ोन करके इस हॉस्पिटल का मेडिसिन अपने घर पे बुलाया जा सकता है। तो ये पुलिस बाज़ार के पास में है। एंड जिसको पता है कि पुलिस बाज़ार है कहाँ पे, तो आप लोग को पता लग गया होगा, मेघालय पे है ये नेग्रिम्स हॉस्पिटल, जहाँ के लोग एक्चुअली फ़ोन करके अपना कोई भी मेडिसिन कोविड-19 के टाइम पे मंगवा सकते हैं अपने घर पे। एंड फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, अब ये मेघालय का जो आपके पास सीएम है उनका नाम है कॉनरेड सांगमा। ठीक है, और मेघालय के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में ये है, द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको हम लोग इन शॉर्ट USCIRF के नाम से जानते हैं, इन इट्स एनुअल रिपोर्ट 2020 हैज़ डाउनग्रेडेड इंडियन रैंकिंग बाय नेमिंग इट इन द लिस्ट ऑफ काउंट्री ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सर्न, जिसको हम लोग CPC बोलते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ये इंडिया है, इंडिया का रैंक एक्चुअली USCIRF के अंदर उन लोगों ने रैंक को थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया। एक्चुअली क्या था कि इंडिया पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टायर 1 पे था, अभी इंडिया का जो रैंकिंग के अंदर वो टायर 2 में पहुंच गया है। ये लोग क्या देखते हैं एक्चुअली, अगर आपके पर्टिकुलर कंट्री पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस को लेके आपके पास विवाद चलता हो, या फिर मान के चलो जैसे हमारा हिंदू एंड मुसलमान आजकल थोड़ा सा विवाद में है, ये इस जाति के अंदर आपके पास थोड़ा कलश जैसा हो गया जब से आपके पास आर्टिकल 370 को हटाया गया। आपके पास आइदर ट्रिपल तलाक के बारे में हो या फिर राम मंदिर के निर्माण के बारे में हो, तो इन सब चीज़ों को लेके एक्चुअली सरकार जो है बहुत ज़्यादा एक फोकस दे रहा है कि मतलब हिंदूज़ को थोड़ा बढ़ावा मिले। तो इन सब चीज़ों के कारण हिंदूज़ मुसलमान के बीच में थोड़ा सा आपके पास लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। तो इसके कारण एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा टायर जो है टायर 1 से एक्चुअली टायर 2 तक पहुँच गया है इंडिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें एक्चुअली देखता कौन है? USCIRF देखता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि USCIRF का जो हेडक्वार्टर है, ये USCIRF का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर बेसिकली है कहाँ पे? तो फॉर द टाइमिंग दिस इज वाशिंगटन DC पे है, जो कि आपके पास USA पे है, या फिर USA का आपके पास कैपिटल भी है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। नेम द बैंक व्हिच हैज लॉन्च्ड विकास अभया स्कीम। ठीक है, नेम द बैंक व्हिच हैज लॉन्च्ड विकास अभया स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME होल्डर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपने बिजनेस में थोड़ा बढ़ावा मिले। तो एक पर्टिकुलर बैंक ने इस स्कीम को निकाला है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है सिंपल सा कि आप कौन सा बैंक को चूज़ करोगे जिसने ये पर्टिकुलर स्कीम को निकाला हुआ था। ये साउथ इंडिया का एक बैंक है, दिस इज एक्चुअली कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए जिसने विकास अभया का स्कीम निकाला हुआ था। अदर देन दिस आपको थोड़ा जानना चाहिए, ग्रामीण बैंक जो है एक, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं RRB, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो है एक्चुअली ये 3
उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, एक आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर्स होते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर्स होते हैं, और पर्टिकुलर एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। जो बैंक गांव वगैरह पे नहीं जा सकता है तो एक्चुअली वो इस बैंक के अंदर वो पैसा लगाते हैं ताकि साइड बाय साइड ये पर्टिकुलर बैंक भी उस बड़े बैंक का काम करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक के अंदर गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर के बारे में पूछे तो 35% शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का इन अ रीजनल रूरल बैंक। अगर आपके पास कोई एक स्पॉन्सर्ड बैंक या फिर एक बड़ा कॉमर्शियल बैंक के बारे में बोले, वो लोग कितना लगाते हैं आरआरबी के अंदर, तो ये होता है 15%। तो इस तरह से 100% कंप्लीट करते हैं एक आरआरबी के अंदर। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अंदर अगर आपको स्पॉन्सर्ड बैंक पूछे तो डेट इज ए कनारा बैंक, दैट इज ए कनारा बैंक। सिंस मैं असम से पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये भी बता दूँ कि असम ग्रामीण विकास बैंक जो है AGVP, इसका स्पॉन्सर्ड बैंक जो है ये है आपके पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर आपके पास कोलकाता पे है। ठीक है, चलिए चलते उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर IAS ऑफिसर जो होते हैं जो इंडिया को एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, आपके पास UNO पे। तो UNO पे रिप्रेजेंट करने वाला एक्चुअली इंडियन जो IAS ऑफिसर है उनका नया अभी बना है, तो उन नया बंदे के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे पास। इससे पहले आपके पास सैयद अकबरुद्दीन था, अगर आपको किसी को पता होगा तो इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन था। तो सैयद अकबरुद्दीन सर को अभी रिप्लेस कर दिया एक नया IAS ऑफिसर ने, तो दिस इज TS तिरुमूर्ति। ठीक है, तो TS तिरुमूर्ति इज़ बेसिकली द आंसर, जो अभी है हमारा इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशंस पे। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has conferred Manipuri doctor Thangam Thawali Singh with Order of Rising Sun, Gold and Silver Race? तो एक्चुअली क्या है, पर्टिकुलर एक कंट्री है जो एक्चुअली इस अवार्ड को देता है। सपोज मान के चलिए ये कंट्री है, एक कंट्री इस अवार्ड को इसलिए देते ताकि अगर इस पर्टिकुलर कंट्री के अगर लोग को ये अवार्ड मिलता है तो मतलब ये बंदा जो है इस कंट्री पे अब उस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। सपोज एक इंडियन को मिल रहा है तो इस इंडिया के बंदे ने उस कंट्री के बारे में अपने इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचार किए होंगे, तब जाके इस चीज़ को मिलता है, फिर इस अवार्ड को मिला जाता है। तो थंगजम थवाली सिंह जो है उन्होंने शायद इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार किया, या फिर इनके लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को, आर्ट को वगैरह को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करा है हमारे कंट्री पे। तो ये कौन सा कंट्री है एक्चुअली जो ये अवार्ड देता है? दिस इज़ जापान। तो जापान ने रिसेंटली मणिपुरी जो डॉक्टर है उनका नाम भी कभी आ सकता है इन APSC, तो आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेम द इंडियन स्टेट व्हिच टॉप द लिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मतलब मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला कौन सा स्टेट है अभी रिसेंटली जनवरी से लेके ये जो मई के महीने तक। तो ये कोविड-19 के टाइम तक भी चल रहा था एक्चुअली। अगर आपसे प्रॉपर आंसर पूछे तो दिस छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा जॉब दिए हैं मनरेगा के अंदर दिस पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, तो आपको इस महीने पे ये डाटा निकला हुआ है, लेकिन ये डाटा जो है ये आपके पास जनवरी से लेके मई तक का पूरा डिटेल में है। इसमें जो मनरेगा में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आइए चलते, अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ बता दो, छत्तीसगढ़ ने एक्चुअली इस बार जो दिया है 18 लाख नौकरियां दिया है मनरेगा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड प्लेस में आपके पास जो है सेकंड में है राजस्थान, जिन्होंने इस बार दिया है 10 लाख जॉब मनरेगा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड को भी जान लेना चाहिए। थर्ड जो है हमारा इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, दिस इज यूपी ने इस मनरेगा के अंदर दिया है 9 लाख जॉब्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबको जानना चाहिए। अदर देन दिस कम से कम आपको ये जानना चाहिए सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला मनरेगा के अंदर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज व्हिच इंडिया रैंक्ड 53 इन द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019। ओपन बजट सर्वे जो है ये हर देशों का आपके पास बजट सर्वे करता है। इस बार एक्चुअली हर देश को नहीं लिया गया था, ऑलमोस्ट इसमें था इस बार 117 कंट्री का बजट को देखा गया अलग अलग पैरामीटर्स में, और इसके बाद आपके पास बेस्ट बजट माना जाता है। फिर इस बार जो बेस्ट बजट है जिसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बजट या फिर ओपन बजट सर्वे के अंदर ये एक्चुअली होता है रैंकिंग। ठीक है, तो 117 कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट कंट्री कौन है जिन्होंने ये
बजट बनाने के टाइम पे टॉप किया है लिस्ट को। तो टॉप करने वाला कंट्री पूछ रहा है न्यूजीलैंड। एक चीज़ और जानना चाहिए, न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने सबसे पहले कोविड फ्री कंट्री बना है, ठीक है। तो अभी इनके पास कोविड पेशेंट कोई भी नहीं है, एक्टिव पेशेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट है दुनिया का कोविड पेशेंट नहीं होने वाला इकलौता कंट्री, ठीक है। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट है आपके पास। सेकंड के बारे में पूछे तो साउथ अफ्रीका है, सेकंड के बारे में पूछे तो साउथ अफ्रीका है। थर्ड के बारे में सर थर्ड बताने से अच्छा आपको आप बता दूं, इंडिया का रैंक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इंडिया का रैंक इसमें लिखा हुआ है 53 है। सबसे लास्ट या फिर 117 नंबर पे जो आया हुआ है डेट इज़ यमन। तो बजट शायद इन लोग का सबसे खराब है, तो ये आया हुआ था 117 नंबर रैंक पे, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर एंड कोविलपट्टी कड्डलाई मिठाई हैज़ गॉट द GI टैग, ठीक है, रिसेंटली। GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक फूड क्रॉप हो सके या फिर उस जगह पे बनी हुई कोई मिठाई या फिर उस जगह पे पर्टिकुलरली बनी कोई हैंडलूम भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी जगह पे अगर बने और इसके अलावा अगर और कहीं दुनिया पे या फिर कहीं इंडिया के अंदर ना बने तो उसको मिलता है एक स्पेशल मार्क जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जैसे पर्पल राइस आपने सुने होंगे, जो असम का एक GI टैग होल्डर आपके पास एक फूड क्रॉप है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो मिला है। तो इससे पूछा जा रहा है चकहाउ। चकहाउ जो है एक्चुअली बेसिकली एक ब्लैक राइस है। ये ब्लैक राइस जो है चकहाउ, इसको कौन सा स्टेट से GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। टेराकोटा वाला वर्क जो है ये आपने चुनरी वगैरह पे देखे होंगे, ये गोरखपुर का ये GI टैग मिलने वाला एक चीज़ है। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई जो है ये साउथ का है, एक GI टैग मिलने वाला चीज़। उसके बाद चकहाउ जो है एक दूसरा है, और ये चकहाउ कहाँ से है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जिनको नहीं पता तो उनके लिए बताए थे, चकहाउ जो है आपके पास ये मणिपुर से है। एक तरह का ब्लैक राइस है जो पर्टिकुलरली शायद मणिपुर में ही ग्रो करता होगा। और कदले मिठाई के बारे में इसमें लिखा नहीं है, मैं फिर भी बता दूं, कदले मिठाई जो है एक्चुअली तमिलनाडु से मिला हुआ एक GI टैग होल्डिंग चीज़ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which Indian Navratna enterprise under coal ministry has started the production of coal for the first time recently? मतलब ये जो कंपनीज आपको दिख रहा है इनमें से एक कंपनी ये है जिसने पहले बार कोल की प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, ठीक है। इससे पहले वो कोल की प्रोडक्शन के लिए काम नहीं करता था। और आपको एक चीज़ बता दें, इन लोग को परमिशन मिला है 20 मिलियन टन पर एनम, 20 मिलियन टन पर एनम कोल प्रोडक्शन करने का इन लोग को एक टारगेट मिला हुआ है। तो ये बेसिकली है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है ये बेसिकली आपके पास नवरत्न कंपनी है एक, तो इनको मिला हुआ है ये चीज़ को बनाने के लिए। और ये फ़िलहाल आपके पास माइनिंग करेंगे तालाबीरा पे। माइनिंग वाला प्लेस के बारे में पूछे तो ये तालाबीरा पे माइनिंग करेंगे, और ये प्रोजेक्ट का सैंक्शन नेवेली के लिए आया हुआ है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम एक्चुअली असम। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे असम पे जो डेहिंग पटका है थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन एक्चुअली यही है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL हैज़ अलाउड टू यूज़ अ पार्ट ऑफ डेहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व फॉर कोल माइनिंग रिसेंटली। द एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो कहाँ पे एक्चुअली ये डेहिंग पटका है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो डेहिंग पटका की पर्टिकुलर एक प्लेस सलेकी पे ये एक्चुअली माइनिंग का अलाउंस आया हुआ है। सबसे पहले अगर पूछे ये एलिफेंट रिजर्व है कहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया ये असम पे है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये असम पे है और इसको माइनिंग करने का अलाउंस आ गया है। इसको माइनिंग करेंगे कौन? कोल इंडिया लिमिटेड माइनिंग करने के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसको माइनिंग करने का अलाउंस आया हुआ है, ठीक है। और किसने अलाउ किया है? तो NBWL ने करा है, जिसको पहले लाइन पे मैंने लिखा हुआ है। इन्होंने अलाउ करा है, ये माइनिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सालेकी पे करेंगे, और ये पर्टिकुलर रिजर्व कहाँ पे? असम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस हैज़ अलॉन्ग विथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज जॉइंटली रन द प्रोग्राम कॉल आयुरक्षा। तो आयुरक्षा बेसिकली क्या है? आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आयुरक्षा। ये आयुरक्षा किसके लिए है? कोविड-19 के टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे तो उनको मेडिसिन वगैरह सप्लाई करने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह सप्लाई करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया हुआ है, ठीक है। ताकि आपको पता होगा, जिसका टैगलाइन एक्चुअली ये है, कौन बता पाएगा आंसर? कोरोना से जंग पुलिस के संग। ये कौन सा पुलिस का टैगलाइन है? पुलिस के संग।
यस, यू आर गेसिंग इट करेक्ट, दिस इज दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए एक्चुअली ये आयुर्स का स्कीम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने बना के प्रस्तुत किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, Which Indian state has launched an agro entrepreneur facilitation desk to help the entrepreneurs of the state to get subsidies and incentives from central government funding agencies? तो बेसिकली एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या निकाला है ताकि आपके पास एग्रीकल्चर वगैरह के प्रोडक्ट्स सेल हो पाए, या फिर अगर आप फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके चीज़ों के ऊपर सब्सिडी मिले, तो ऐसे स्कीम लेके एक स्टेट गवर्नमेंट आया हुआ है या फिर उन्होंने हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपने किसानों को सब्सिडी देने की बात करी है या फिर उनका प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट में सेल करने की दावा वो लोग रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट द स्टेट, दिस इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अगेन, त्रिपुरा। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है, आपको इसको भी जान लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी त्रिपुरा का जो कैपिटल है आपको पता होगा शायद, इज़ वेरी कॉमन, अगरतला। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम द एशिया ओशनिया जोन। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जो है ये किन को मिला हुआ है, और मैं एक्चुअली बता दूं इंडियन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो इंडियन के बारे में पूछा जा रहा है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है फेड कप हार्ट अवार्ड। तो अलग अलग जोन से बहुत लोगों को मिला हुआ है, तो फिर इस तरह से आपके पास सानिया मिर्जा जो है ये इंडिया की तरफ से इनको मिला हुआ है ये अवार्ड। ठीक है, जो इसका एक्चुअली आपके पास वोटिंग शुरू हुआ था, जो आपके पास 1 मई से लेके ये वोटिंग 1 मई से लेके 8 मई तक चला हुआ था, और वोटिंग के अंदर आपके पास अलग अलग जोन से अलग अलग लोग सिलेक्ट होते। तो ये हमारे जो एशिया वाला जोन था, इस एशिया वाले जोन से एक्चुअली सानिया मिर्जा को सिलेक्ट किया गया था, जो कि हमारे भारतीय में पढ़ते हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Name the microwave sterilizer which was developed by Pune-based Defense Institute of Advanced Technology DIAT to disintegrate coronavirus by heating। तो बेसिकली एक माइक्रोवेव जैसा एक सामग्री है, आपको ये नेट पे बहुत मिल जाएंगे। अगर आप इसको सर्च करोगे कि डाइट टेक्नोलॉजी सर्च करोगे कभी गूगल वगैरह में, तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर पर्टिकुलर आपको डिवाइस दिख जाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, कौन बता पाएगा इस चीज़ का आंसर? तो दिस इज बेसिकली अतुल्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है, कोविड-19 को थोड़ा सा ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने बनाया है इस चीज़ को, और इनका नाम रखा गया अतुल्य। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state government hospital has deployed robot called कर्मी बोट which was deployed by Asimov Robotics। तो Asimov Robotics के द्वारा डिप्लॉय किया गया या फिर आपको रखा गया एक रोबोट है जिसका नाम है कर्मी बोट। तो ये कर्मी बोट जो है ये रोबोट आपको कौन सा स्टेट पे दिखेंगे, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एक पर्टिकुलर जगह पे है, अर्नेकुलम पे रखा गया। अर्नेकुलम जो है केरला पे है। अगर पर्टिकुलर जगह का नाम चाहिए तो ये अर्नेकुलम। अर्नेकुलम एक बहुत ही फेमस जगह है या फिर एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है केरला का। तो अर्नेकुलम पे रखा गया आपके पास एक कर्मी रोबोट या फिर कर्मी बोट जो हेल्प करेंगे कोविड-19 के आइसोलेशन के काम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हेन वाज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली। आयुष्मान भारत आपको पता होगा शायद, आयुष्मान भारत इज़ ए वेरी पॉपुलर थिंग, लेकिन ये मई पे नहीं, सबसे लास्ट डे ऑफ अप्रैल पे होता है। दिस इज 30 अप्रैल। ठीक है, ये आयुष्मान भारत दिवस है जिसको आपको पता होगा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है जिसमें फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिला जाता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली आयुष्मान भारत। तो इनका जो डे है ये 30 अप्रैल को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आया हुआ था PMJAY, तो ये PMJAY के अंदर पड़ता आयुष्मान भारत, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 30 अप्रैल को बोला गया था 2018 पे। तो अभी एक्चुअली इसका 2 साल हुआ है आयुष्मान भारत को लॉन्च करते हुए इंडिया पे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंटीग्रेटेड विथ वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लान एज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान, जिसने अप्रूव किया रिसेंटली अभी 5 न्यू स्टेट्स को भी। तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो गया है जो वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंदर आता है। ठीक है, वन नेशन
वन रेशन कार्ड के अंदर आता है। मतलब अगर देखिए अभी लोग क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो लोग हैं, उनका रेशन कार्ड यहाँ पे है, अगर ये माइग्रेंट वर्कर यहाँ से जाके इस पर्टिकुलर स्टेट पे वो चला जाता है तो बेसिकली उसका रेशन तो उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो रेशन इस स्टेट से ले रहा था। तो अगर आपके पास एक ये रेशन कार्ड होता है तो इस रेशन कार्ड से आप किसी भी प्लेस फ्रॉम इंडिया से आप ले सकते हो। तो ऐसे कंट्रीब्यूट करके आपके पास अलग अलग स्टेट को कंट्रीब्यूट करा जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो कितना स्टेट हो गया जो वन नेशन वन रेशन कार्ड के प्लान के अंदर आया हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो इसके अंदर आ गया है दिस इज 17 नाउ। टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है इनके अंदर जो अभी आया हुआ है तो दिस इज 17 नाउ। अभी रिसेंटली आपके पास 5 और स्टेट आ गया है। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ स्टेट आपके पास इससे पहले 12 था, अभी 5 और ऐड कर दिया गया है। तो इसके लिए आपके पास आंसर होंगे 17 है जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीम के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Then the first Indian state which has announced to provide free and cashless insurance protection to people. तो फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 जो है इनके कारण फ्री एंड कैशलेस आपके पास इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट से। तो वो स्टेट कौन सा है आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर के जेन्युइन फॉलोअर हो तो आपको पता होगा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जो महाराष्ट्र है जिनका नाम है राजेश टोपे, राजेश टोपे। तो हेल्थ मिनिस्टर है बेसिकली ये महाराष्ट्र का, जो फिलहाल कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड भी है महाराष्ट्र। तो उसी स्टेट का ये हेल्थ मिनिस्टर है। तो उन्होंने बोला है कि उनके स्टेट पे फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएंगे अपने लोगों के लिए, और पूछा आपसे यही जा रहा था, ठीक है। तो लेट्स गो। तो अच्छा ये कौन देंगे? जीआईसी के साथ होते हैं ये इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने टाई अप करा है और ये फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की दावा कर रहे हैं अपने स्टेट पे। नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट RIMPAC रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होता है रिमपैक। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन होस्ट करेगा। आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतना बड़ा वारफेयर एक्सरसाइज होंगे तो सबसे बड़ा मिलिट्री पावर वाला ही होस्ट करेंगे शायद। तो दिस इज एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये एवरी 2 ईयर्स पे होते हैं। ये पर्टिकुलर जो आपके पास एक्सरसाइज है यही एवरी 2 ईयर्स पे होता है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज होता कहाँ पे? ये हवाई जो है एक हवाई HAWAI, ठीक है। हवाई जो है ये पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया पे ये एक्सरसाइज होंगे। और ये अभी का नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना एक्सरसाइज है, ये 1970 से चल रहा है, 1970 से चल रहा है ये चीज़, ठीक है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हैज़ पोस्टपोन्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 टू November 2021। द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस इन व्हिच कंट्री। बेसिकली पोस्टपोन करने का एकलौता एक ही तरीका है, या फिर क्यों करे होंगे? क्योंकि कोविड-19 इज़ द रीज़न, ठीक है। तो 2020 से ये पोस्टपोन हो गया, 2021 के नवंबर तक पहुंच गया है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे होंगे? जिसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये बैडमिंटन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा यही जा रहा था कि कहाँ पे होंगे। तो ये होंगे एक्चुअली स्पेन पे होंगे, ठीक है। ये स्पेन पे होंगे, कैरोलिन मैरिन स्टेडियम पे होंगे, CAROLINE, कैरोलिन मैरिन स्टेडियम। तो ये कैरोलिन मैरिन स्टेडियम पे होस्ट होने वाले नेक्स्ट साल की नवंबर पे, ठीक है, जो कि स्पेन पे है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य सेतु मित्र launched in private public partnership initiative will be available in the आरोग्य सेतु ऐप। Who has developed the आरोग्य सेतु ऐप? बहुत लोगों ने सुने हैं इसके बारे में और बहुतों के फ़ोन पे भी पड़े होंगे आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोविड-19 से लड़ने का एक मेन औजार या फिर एक ब्रह्मास्त्र भी माना जा रहा है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप जो है ये किस कंपनी ने बनाया? आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है। तो दिस इज़ NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इन्होंने बना के तैयार करा है हमारे लिए ये कोविड-19 के टाइम पे आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। आइए चलते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द वर्ल्ड लाफ्टर डे फॉर द ईयर 2020 वाज सेलिब्रेट ऑन व्हिच डेट? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है ये हमारे इंडिया से शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये मई के फर्स्ट संडे पे माना जाता है। मई के जो फर्स्ट संडे होता है
तो ये फर्स्ट संडे को माना जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। इस साल पे आपके पास जो ये मई के फर्स्ट संडे था ये 3 तारीख को था, ठीक है। मई के फर्स्ट संडे जो था ये 3 तारीख को था। ऑलमोस्ट ये मोर देन 70 कंट्रीज़ इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। मोर देन 70 कंट्रीज़ को सेलिब्रेट करता है। सबसे पहले ये सेलिब्रेट हुआ था आपके पास 10 मई को, 10 मई 1998 को। मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसको शुरुआत करने वाला जो कंट्री है डेट वाज इंडिया, और इंडिया की मुंबई से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा हुआ था तो डेट इज़ डॉक्टर मदन कटारिया था, ठीक है, डॉक्टर मदन कटारिया। तो होप दिस इज क्लियर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The World Press Freedom Day was celebrated annually on May 3. What is the theme of the day for the year 2020? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये May 3 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इस साल का आपके पास थीम जो है ये क्या था। आपसे बस थीम पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, तो क्या होना चाहिए? एनी आंसर? दिस इज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अभी थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा भी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अंदर इस साल में बेस्ट जर्नलिज्म का अवार्ड किसको मिला गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद ये क्वेश्चन भी आएंगे। बस फिलहाल के लिए आप इस थीम को याद रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अंदर इस साल का जो थीम है ये है उसका थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। लेकिन हमारा मीडिया इस चीज़ को नहीं जानेंगे, उनको वहीं पे मस्का लगाना है जहाँ पे टीआरपी बढ़ेंगे। बस जो समझ जाने वाले लोग हैं उसने समझ गए होंगे, बाकी जो ना समझे वो तो भाई अनारी है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संदीप कुमारी हु हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? तो संदीप जो कुमारी है ये लड़की एक्चुअली कौन सी प्लेयर थी या फिर कौन सी चीज़ खेलती थी जिसको बैन किया गया है 4 साल के लिए? किससे? वाडा से। वाडा जो है एक्चुअली ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो एक्चुअली टेस्ट करता है प्लेयर्स को बिफोर द मैच। तो उन्होंने पाया कि सी वॉज इन डोप कंडीशन और वो किस चीज़ या फिर किस खेल के साथ जुड़ी हुई थी। सी वॉज बेसिकली अ डिस्कस थ्रोअर। आपने देखे होंगे ना, एक राउंड टाइप का चीज़ है जो बहुत दूर तक फेंक दिया जाता है ना। इस तरह का एक चीज़ होता है जो बहुत दूर तक हाथों से ऐसे मतलब मूव करके फेंक दिया जाता है। तो वो प्लेयर थी वो संदीप कुमारी जो 27 साल की उम्र थी उनकी। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ 105 साल पुराना सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सेक्शन 5 व्हिच रीड। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपके पास आरबीआई ने रिसेंटली एक बैंक को कैंसिल कर दिया अपना लाइसेंस, जो 105 साल पुराना बैंक है, ठीक है। तो इस बैंक को जो एक्चुअली कैंसिलेशन चला हुआ है ये सेक्शन 5 के अंदर आता है। सेक्शन 5 क्या होता है? सेक्शन 5 जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये बोला जाता है कि ना ही तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो ना ही तुम विड्रॉवल एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर एक बैंक का लाइसेंस छिन जाता है तो आप डिपॉजिट और विड्रॉवल परफॉर्म नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो बैंक तो बंद ही होना पड़ेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा था ये बैंक जो है ये कौन सा सिटी पे था एक्चुअली, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक आपके पास कौन सा सिटी पे था? तो दिस वाज बेसिकली इन मुंबई। तो एक बैंक को बंद कराया दिया गया है आरबीआई की तरफ से जो 100 साल पुरानी एक बैंक थी, ठीक है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन स्टेट which has decided to launch मुख्यमंत्री सहकारी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। 120 दिन का एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो एक पर्टिकुलर स्टेट ने इस योजना के अंदर वो लाया हुआ था ताकि जो लड़का या फिर लड़की जो है जो शहरों पे रहता है उन लोग को जॉब मिले कम से कम इस कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों को जॉब लॉस हो रहा है, तो एक 120 दिन का जॉब गारंटी या फिर 4 महीने का जॉब गारंटी लेके आया एक स्कीम के अंदर। तो ये कौन सा स्टेट है आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। दिस इज वो स्टेट हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सहकारी रोजगार गारंटी योजना जो है कौन सा स्टेट लेके आया है? तो दिस इज आपके पास हिमाचल प्रदेश लेके आया है। ये डिसीजन आपके पास चीफ मिनिस्टर ने ही लिया हुआ था रिसेंटली ही। तो उनका चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर पता होगा तो दैट इज जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर जो है चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश की।
नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेन व्हिच रन फ्रॉम लेबर डे टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स या फिर टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन स्ट्रैंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन। तो जैसे कि आपको पता होगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग अलग अलग जगह पे फंस गए थे, फिर सरकार ने फर्स्ट में जो कि लेबर डे भी होते हैं, तो लेबर डे पे एक पर्टिकुलर ट्रेन को चालू करा दिया गया ताकि लोग जहाँ पे फंसे हुए थे तो वहाँ से लोग अपने घरों तक पहुंच पाए। वो आइदर कोई टूरिस्ट हो सकता है या कोई स्टूडेंट हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है या फिर कोई वर्कर हो सकता है, आइदर कोई तीर्थ यात्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेन का नाम क्या था? वेरी पॉपुलर श्रमिक स्पेशल। ठीक है, अगर कब से चालू किया गया पूछे तो ये 1 मई से चालू किया गया, लेबर डे से इसको चालू कराया गया है सरकार की तरफ से। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस चीज़ों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप अगर हो सके तो एक डायरी या फिर एक कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मैं ये डाटा कहाँ से लाता हूँ। ठीक है, तो डाटा के बारे में अगर मैं बोलूँ, मैं 3 पेपर को फॉलो करता हूँ। जो आपको नोटिस वाले डाटास मिल रहा है ये आपको आसाम ट्रिब्यून की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, जो आपके पास एक रीजनल या फिर कोई नेशनल कोई आपको न्यूज़ मिल रहा है तो ये हम लोग हिंदू से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और तीसरा आपके पास जो ये बैंकों का चीज़ों के बारे में जो भी बोल रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों पेपर को मिला के एक्चुअली आपके पास ये करंट अफेयर्स जो मैंने बनाया है इस महीने के अंदर। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को तो मैंने बोला नहीं ना, तो इस क्वेश्चन को पहले बोल लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT एलुमनी ने एक क्या किया रिसेंटली, एक कोविड-19 बस तैयार करा है बना के। ठीक है, ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कोई बंदा इफेक्टेड है तो वो अगर क्या होता है, अगर वो जर्नी करके हॉस्पिटल तक आएंगे तो इस जर्नी के अंदर बहुत लोगों को ये संक्रमण हो सकता है कोविड-19। तो ऐसा ना करे, ये पर्टिकुलर बस जो है सब इक्विपमेंट लेके इस भाई साहब की टेस्टिंग के लिए वो आएंगे। तो एक कोविड-19 बस है जो टेस्ट के लिए एक्चुअली अपने द्वार पे आएंगे। तो ये बस जो है इंडिया की कौन सा सिटी पे फिलहाल रन कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तो ये है आपके पास आंसर मुंबई। फिर से मुंबई इज़ द आंसर, आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, और इसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, इस बस को उद्धव ठाकरे जी ने फ्लैग होस्टिंग कराया था। ठीक है, आपको इस चीज़ को भी जानना चाहिए। और हेल्थ मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व था जिसका नाम मैंने ऑलरेडी बोल दिया, राजेश तोपे। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ व्हिच इंडियन PSU। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं आपसे, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आंसर एक्चुअली जो है ये कौन सा PSU का जो ये नया चेयरमैन बनने वाला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो बहुत ही बड़ा संगठन IOCL, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट गेनिंग कंपनीज ऑफ इंडिया है IOCL। तो उनका जो नया चेयरमैन है डेट इज़ श्रीकांत माधव वैद्य है। ठीक है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ ओन 2020 पुलित्जर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी पे। तो ये पुलित्जर अवार्ड जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड होता है। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड जो होता है ये वर्ल्ड का बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडियन जर्नलिस्ट कौन है जिनको इस साल पे पुलित्जर अवार्ड मिला गया है। तो आंसर इस तीनों कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह से कवरेज करा है। तो ये तीनों है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑल 1, 2 and 3 जिन्होंने आर्टिकल 370 जो हटा हुआ था, कब हटा हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, अगस्त 5, 2019 आर्टिकल 370 हटने का ये दिन है। ठीक है, तो इस टाइम से लेके अभी तक जो भी विवाद चल रहा है कश्मीर पे, तो उसको अच्छी तरह से कवरेज लाने के लिए एक्चुअली पुलित्जर अवार्ड इन तीनों लोगों को मिला गया है। तो ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट इज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अवार्ड कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल टू हु अमंग द फॉलोइंग मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजीज जर्मनी। तो रिसेंटली जो है ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने एक देश का प्रेसिडेंट को ये अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड वॉर II मेडल। ठीक है, जिसको 75th एनिवर्सरी पे दिया गया था। ठीक है, 75th एनिवर्सरी मतलब 1944 पे आपके पास वर्ल्ड वॉर II ख़त्म हुआ था, 1944 पे 1939 से शुरू हुआ था। तो ये 75 साल होते ना इस टाइम पर, इस टाइम से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट। तो इसका एक अवार्ड मिला हुआ था हमारे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो ये अवार्ड जो है एक अनोखा शख्स को मिला है, दिस इज किम जोंग उनको मिला है, जो नॉर्थ कोरिया के एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, या फिर जो बहुत ही लाइट पे है अभी फिलहाल,
पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितेंद्र सिंह जो है पार्टिसिपेट करा है बैम्बू कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, क्योंकि अभी आपके पास आना जाना इज नॉट सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो पूछा ये जा रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज बैम्बू रिजर्व प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आपने या फिर आमार नॉर्थ ईस्टत सकलोৱে বাঁহৰ দেখা পাইছে চাগে, বাঁহৰ খেতি সকলো জেগাতে আছে। তো নৰ্থ ইষ্টত বাঁহৰ খেতিৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হয় এইটো সুধিছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যেন মোৰ লাগিছে একচুৱেলি। তো মই এইটো কুৱেশ্যন আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লৈছোঁ, 21 মে'ৰ আসাম ট্ৰিবিউন আছিলে। तो दिस इज 60% है हमारे नॉर्थ ईस्ट पे बैम्बूज, और बाकी इंडिया के जो पार्टों में शायद आपको 40% बैम्बू मिलेंगे। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड एस्मा डे 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन 5th May। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डे। तो एस्मा डे जो है अभी रिसेंटली आपके पास 5th May को सेलिब्रेट किया गया था। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि एस्मा डे का एक्चुअली थीम क्या था। दिस इज़ द ऑप्शन 1। इसमें ज़्यादा बोलने की चीज़ है नहीं, एनफ एस्मा डेट्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा ये जा रहा है कि आपसे कि नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड एग्जिट ऐप। इस एग्जिट ऐप को एक्चुअली किस स्टेट ने लॉन्च किया है। एक्चुअली क्या होता है कि पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर अगर लोग कोई फंस जाते हैं, स्ट्रैंडेड रहते हैं, तो ये अपना जगह पे जाने की कोशिश ज़रूर करता है, या फिर वो पर्टिकुलर लेबर या फिर जो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी दूसरे कामों के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट पे गए होंगे, तो लॉकडाउन की वजह से फंस गया था। तो फंसने के बाद वो अपने जगह पे लौट जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ना। तो ये लोग जो है रजिस्टर करना पड़ेगा आपके इस पर्टिकुलर ऐप पे, ताकि सरकार आपको हेल्प कर पाए और आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचा पाए। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया हुआ था, जो दूसरे की लोगों को हेल्प करने के लिए एक्चुअली बनाया गया है। तो ये ममता बनर्जी का स्टेट है, एग्जिट ऐप उन्होंने लॉन्च किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल पे अम्फान का भी इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ी देर के बाद उसका भी क्वेश्चन एक मिलेंगे। तो फॉर द टाइमिंग आपको इसको याद रखना चाहिए। और इसको लॉन्च करने के टाइम पे होम सेक्रेटरी जो है वेस्ट बंगाल का, जिनका नाम था, मैं अगर चाहूँ तो लिख देता थोड़ा सा, अलप्पन बंदोपाध्याय, ठीक है। तो इस IAS ऑफिसर ने एक्चुअली इसको लॉन्च किया था इन वेस्ट बंगाल फॉर द स्ट्रैंडेड पीपल दैट इज inside their state। तो let's go to next question। When is International Everest Day celebrated in India? International Everest Day celebrate कौन सा दिन पे किया जाता है। ये वही डे है जिस टाइम पे टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा हुआ था। तो ये डे जो है, इस डे पे टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी एक्चुअली माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के बाद वहाँ पे पहुंच चुके थे इस डेट पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे ऊंची माउंटेन भी है, एवरीवन नोज। एंड ये बताने लायक चीज़ नहीं है APSC या फिर UPSC के लोगों के लिए। 8848 मीटर का ये लेंथ है माउंट एवरेस्ट का। एंड अदर देन दिस कुछ अच्छा चीज़ें बताता हूँ। दिस इज, अगर नेपाल पे माउंट एवरेस्ट का नाम जो है, नेपाल पे एक्चुअली सागरमाथा है, नेपाल पे माउंट एवरेस्ट का नाम सागरमाथा है। और अगर आपको बोले तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम, तो आपके पास जो होंगे सोमोलुंगमा होंगे, सोमोलुंगमा। याद रखिएगा, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम सोमोलुंगमा है, नेपाल पे माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा, ठीक है। एंड बाकी इंडिया तो সকলোৱে জানে, ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বুলি কয়। কিহৰ কাৰণে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বুলি কয় একচুৱেলি, সাৰ্ভেয়াৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে তেতিয়াৰ টাইমত জৰ্জ এভাৰেষ্ট। তো তেখেতৰ নামত একচুৱেলি এই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নামটো দিয়া গৈছিলে, যোন আমাৰ ভাৰতৰ তেতিয়াৰ সময়ৰ 1830ৰ পৰা একচুৱেলি তেখেত আছিলে আমাৰ তাত সাৰ্ভেয়াৰ জেনেৰেল 1830ৰ পৰা 1843লৈকে। তো জৰ্জ এভাৰেষ্টৰ নামত एक्चुअली माउंट एवरेस्ट नामটো दिया গৈছে। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ आपके पास लोकस्ट अटैक के बारे में है कि लोकस्ट जो अटैक हुआ था आपके पास कौन से प्रोविंस पे अटैक हुआ था। तो आपको ये राजस्थान में दिखे, आपके पास पंजाब में दिखे होंगे, महाराष्ट्र में दिखे, मध्य प्रदेश में दिखे होंगे, ठीक है। ये लोकस्ट अटैक के बारे में मैंने थोड़ा सा पार्ट लिख के रखा हुआ है। अदर देन दिस कुछ आपके पास रिसेंट जो लोकस्ट अटैक हुआ है इंडिया पे, तो ये 1812 पे हुआ था, 1889 पे हुआ था इंडिया पे। और आपके पास थोड़े बहुत आपको 1926 पे, 1931 पे भी देखने को मिले। इसमें आपके पास ओवरऑल सरकार ने कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस किया है, तो 2 करोड़ का
2 करोड़ का एक्चुअली आपके पास सरकारी प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, या फिर आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादातर लॉस होते हैं, तो इतना सामग्री आपके पास उस टाइम पे लॉस हुआ था, जो फिलहाल के टाइम पे 100 मिलियन USD है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपके पास सुनने को मिलेंगे। ये लोकस्ट क्यों आता है एक्चुअली? जो वेस्टर्लीज विंड होते हैं, वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं? जो विंड आपके पास वेस्ट से लेके ईस्ट तक ब्लो करे, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो ब्लो करे, इस विंड के साथ साथ ये लोकस चले आते हैं, क्योंकि इंडिया जो है इस साइड में है और लोकस आपको इधर से आते हुए दिख रही है, या फिर आपको इधर से आपने सुने होंगे ना कि सऊदी अरबिया वगैरह से आपके पास लोकस्ट अटैक चल रहा है, उसके बाद आपके पास अफगानिस्तान में पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तान से हमारे इंडिया में आए, तो इस तरह से आपके पास वेस्टर्लीज विंड जो है, इनके कारण एक्चुअली ये लोकस्ट अटैक इंडिया में आपको दिखने को मिले थे रिसेंट, आपको मई के महीने पर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नो टोबैको डे सेलिब्रेट कौन से दिन पे किया जाता है? ठीक है, नो टोबैको डे जो है आपके पास कौन से डे पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? सबको ही जानना चाहिए, टोबैको या फिर तंबाकू जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। ये 31 मई को जो है ये नो टोबैको डे पालन किया जाता है। इस साल के आपके पास थीम जो है ये प्रोटेक्टिंग यूथ था, इसका थीम। ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ था इस साल का थीम ऑफ नो टोबैको डे। याद रखिएगा, एक नो जरूर लगाइएगा इसमें, अगर आप नो नहीं लगाओगे तो मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टोबैको डे नहीं होता है, नो टोबैको डे होता है। ठीक है, तो और 2-3 चीज़ें बता दूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमारे जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में 15 से लेके 24 साल की उम्र का लोग के अंदर 17% टोबैको च्यू करने वाले जो लोग होते, ये होते एक्चुअली 15 साल से लेकर 24 साल की उम्र तक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो एक्चुअली देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट आपके पास इस उम्र के अंदर ही होता है इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। तो अगर इसी उम्र से कोई बंदा टोबैको च्यूइंग के हैबिट में लगेंगे तो मोर ऑफ लाइक आप फ्यूचर में इस चीज़ का एडिक्शन पे चले जाओगे। ठीक है, और आपके पास फिर अलग अलग रोग होंगे, कैंसर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। होप ऐसा ना हो, तो आप अगर ऐसा कुछ करते भी हो तो मुझे लगता है आपको आज इसी वक्त से छोड़ने की एक प्रकल्प लेना चाहिए। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो समुद्र सेतु जो है एक्चुअली आपके पास एक उन लोग का एक प्लान है एक्चुअली हमारे इंडियन नेवी का, जो 1000 लोगों को लेके आएंगे जो दूसरे कंट्री में फंस गया था। और पूछा ये जा रहा है, ये समुद्र सेतु जो ये प्रोजेक्ट या फिर ये प्लान लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 1000 वर्कर्स को ले आने का, तो ये एक्चुअली कौन से कंट्री से ले आने की दावा कर रहा था हमारे इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट समुद्र सेतु? तो कौन सा होना चाहिए? तो ज़्यादा कुछ क्लू ना बोलते हुए मैं जल्दी बताता हूँ, दिस इज मालदीव्स। तो मालदीव्स आपके पास बेसिकली वो कंट्री था जहाँ से हमारे इंडियन नेवी ट्राई कर रहा है कि लोगों को लाया जा सके। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में और कुछ बोलने के लिए हमारे इंडियन नेवी ने एक्चुअली 2 जहाज़ को भेजा हुआ था। एक जहाज़ का नाम है जलस्वा, कोई कोई इसको फर्स्ट में जलसा भी बोलते हैं। एक है आपके पास जलस्वा, एक दूसरा आपके पास जो है मगर। इन दोनों शिप को लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने, जो कि आपके पास शुरू हुआ था 5 मई पे। ठीक है, 5 मई को शुरू करा था। कहाँ से? लोगों को लाने के लिए मालदीव से। और वो लोग कब पहुँचे? 8 मई को पहुँच भी गए थे। तो होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम लोग जानते हैं पैक के नाम से। ये क्या होता है? PAC। सरकार जो भी खर्चा करता है इसका हिसाब लेने वाला जो कमेटी होता है ये होता है PAC कमेटी होता है। ठीक है, और ये आपके पास एस्टिमेट कमेटी होता है जो खर्चा कितना होना चाहिए उसका विवरण करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर आपके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, और एस्टिमेट कमेटी के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी के अंदर आपके पास 30 मेंबर्स होते हैं। ये पार्लियामेंट की कुछ चीज़ें हैं। और आपके पास जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसमें आपके पास 22 मेंबर्स होते हैं। ये आपके पास खर्चा होने के बाद हिसाब को देखेंगे और ये खर्चा होने से पहले हिसाब करेंगे कितना खर्चा देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है कि ये PAC जो है, जो खर्चा होने के बाद हिसाब देखेंगे सरकार का, तो इसका फिलहाल जो है आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन है। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास ऑपोजिशन का हेड होता है। तो फिलहाल आपके पास ऑपोजिशन तो है नहीं, हमारे इंडिया पे बहुमत से जीता है BJP सरकार। तो कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है।
तो लेट्स गो फॉर द आंसर। दिस इज अधीर रंजन चौधरी, आपको दिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे। तो दिस इज बेसिकली द आंसर, अधीर रंजन चौधरी, जो कि आपके पास पीएससी का फिलहाल हेड है, ठीक है। और इनको बनाते कौन है एक्चुअली, ये बनाया जाता है आपके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा से। लोकसभा के जो स्पीकर है इनके द्वारा ये बनाया जाता है, और फिलहाल स्पीकर जो है ओम बिरला है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंटरनेशनल नो डाइट डे इज सेलिब्रेटेड। तो हर लड़का लड़की आजकल डाइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डाइट करने से अच्छा एक हेल्दी फूड को ज़रूर खाया करो। डाइट का मतलब बस दिन में एक बार खाना खाने से डाइटिंग नहीं होता, एक्चुअली हेल्दी फूड खाया करो साइड बाय साइड, ठीक है। तो अगर नो डाइट डे, जिस दिन आप डाइटिंग वाइटिंग नहीं करोगे और हर चीज़ खा लोगे, तो ऐसा भी एक डे होता है एक्चुअली, बहुत यूनिक डे है। तो दिस इज एक्चुअली May 6। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नो डाइट डे अगर आप पालन करोगे तो आपको कैसे पता लगेंगे, आपको ब्लू रिबन लगाना पड़ता है अपने शर्ट पे या फिर कोई भी टी शर्ट पे। जैसे आपने देखे होंगे ना कि कैंसर को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से एक रिबन लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली ब्लू रिबन लगाया जाता है अपने शर्ट पे अगर आप नो डाइट डे को पालन कर रहे हो। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप जो है कौन सा इंडिया का स्टेट ने लॉन्च किया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली हेल्थ रिलेटेड जो भी टिप्स या फिर इंफॉर्मेशन होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, कोरोना वायरस को थोड़ा सा डाउनग्रेड या फिर कोरोना वायरस को हटाने के लिए, तो एक पर्टिकुलर स्टेट ने एक्चुअली ये आयुर्वेदिक चीज़ के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करा है। तो दिस इज योगी आदित्यनाथ का स्टेट, दिस इज उत्तर प्रदेश। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच प्रोवाइड मिड डे मील राशन। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 लोग बाहर नहीं जा पा रहे या फिर लोगों का इनकम सोर्स थोड़ा सा डाउनग्रेड पे चल रहा है, तो इसलिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेट ने दोपहर का खाना खिलाने का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट निकाला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डे मील राशन। आपने स्कूलों पे देखे होंगे, लेकिन ये चीज़ अभी फ़िलहाल एक पर्टिकुलर स्टेट पे चल भी रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये प्रोग्राम को रिलीज़ करे होंगे। ये PNRD का चीफ सेक्रेटरी था उसके पर्टिकुलर स्टेट का, जिनका नाम मनोज श्रीवास्तव था एक्चुअली। हाँ, यस आई रिमेंबर, मनोज श्रीवास्तव था। तो उन्होंने एक्चुअली ये रिलीज़ किया था, और ये पर्टिकुलर जो स्टेट है दिस इज मध्य प्रदेश। मिड डे मील राशन लॉन्च करा है इस प्रोजेक्ट को हमारे MP के लिए। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी व्हिच हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी आपके पास अप्रैल के एंड में आपको एक डाटा निकाला गया कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट को सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और रेट आप देख सकते हो 75.8%। वेरी वेरी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का। तो एक्चुअली ये एक यूनियन टेरिटरी है जिनका नाम है पुडुचेरी, ठीक है। तो साउथ की एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी, जिस पे सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखने को मिला है आपको इस पर्टिकुलरली अप्रैल 2020 के अंदर। तो आपको कुछ और चीज़ भी बता पाऊँ तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपके पास यूनियन टेरिटरी ना बोल के अगर आपके पास स्टेट के बारे में पूछे तो कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इस टाइम पे आपके पास आंसर जो होंगे दिस विल बी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु विल बी द स्टेट अगर स्टेट के रेस्पेक्ट में पूछे। अगर ओवरऑल पूछे तब तो पुडुचेरी होंगे, क्योंकि तमिलनाडु का जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था मुझे एक्चुअली याद नहीं। अच्छा हाँ, तमिलनाडु का आपके पास 49% था। तमिलनाडु का 49% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय अप्रैल 2020। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च द नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल अंदर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के अंदर ऑनलाइन पोर्टल एक स्कीम निकाला हुआ है, जो लड़का या फिर लड़की उस स्कीम के अंदर आ सकते हैं जो एकेडमिक या 2019-20 के अंदर पढ़ते हैं, और उनको एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज़ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा https, फिर आपके पास आएंगे scholarships.gov.in, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हो तो आप एक्चुअली इस साइट पे लॉगिन करके आप अपने चीज़ को दिखा सकते हो कि आप लागू होते हो कि नहीं होते इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये एक्चुअली बिप्लब देव कुमार जिनका CM है, तो दिस इज एक्चुअली आंसर इज त्रिपुरा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। त्रिपुरा की तरफ से है मुख्यमंत्री योगायोग योजना, जो एक्चुअली स्टूडेंटों के लिए है
ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर पाए अपने स्टूडेंट को जो एकेडमिक ईयर 2019-20 पे जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक रिसेंटली इन May 2020। तो इराक के जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनको बोला जा रहा है, कौन है ये? अभी रिसेंटली जो लास्ट पीएम था उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। आदिल अब्दुल महदी जो है ये लास्ट पीएम था एक्चुअली, है ना। तो इन्होंने रिज़ाइन देने के बाद जो नया पीएम बना है तो दैट इज़ मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी शुड बी द आंसर। ये है हमारे इराक के नया प्राइम मिनिस्टर, और जिसका नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने रिटायरमेंट या फिर इन्होंने अपना इस्तीफ़ानामा दे दिया है प्रेसिडेंट को। इसके बाद इनको नियोग किया गया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे लिए, और ये हमारे इराक के जो होंगे ये 6th पीएम है इराक का। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स एजेड 5 ओल्ड और एबव? इन सिंपल, 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा है? तो इस हिसाब से एक्चुअली इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया जो है इंटरनेट यूज़र्स में सेकंड इन द वर्ल्ड आता है। आधे लोग तो मुझे लगता है कि टिकटॉक में ही बिजी होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको आजकल स्टेटस वगैरह पे दिखता है टिकटॉक ही सब लोग यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे करेंगे तो भैया पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दो, है ना। तो सबसे फर्स्ट कौन है? सबसे फर्स्ट भी वही है जिसको आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगे हैं, दैट इज़ चाइना। एक्टिव यूजर्स में सबसे ज़्यादा इंटरनेट है चाइना। इंडिया कम्स इन सेकंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इसके बाद आपके पास थर्ड जो है, थर्ड इज़ यूएसए, जिस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके पास इंटरनेट यूजर्स है एक्चुअली। ठीक है, चाइना का जो है एक्चुअली 850 मिलियन पीपल जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये डाटा पे रिवील हुआ था। और हमारे इंडिया जो है, इंडिया पे एक्टिव इंटरनेट यूजर्स जो है एज ऑफ 2020 ये है 504 मिलियन बोला जा रहा था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है इसी साल से शुरू हुआ है, और आपको पता लग गया होगा मैं क्यों बता रहा हूँ। विश्व हाथ परिष्कार दिवस एक्चुअली केতিয়া पालन करा जाए हेतु दिनটো মনত राखिब 5 মেত। ठीक है, तो এইটো বছৰ एक्चुअली थीमটো কি আছিলে? विश्व हाथ परिष्कार दिवसৰ। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 3, दिस इज सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, ये कोरोना वायरस के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, और आपको इस साल के अंदर हर एग्ज़ाम पे शायद मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी या फिर बन सकता है। तो होप आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 10% जीडीपी ऑफ पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आपसे पूछा ये जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार ने लॉन्च किया था रिसेंटली, जिसको 10% जीडीपी का मान भी बताया जा रहा है, तो वो एक्चुअली टोटल कितने करोड़ का वो स्कीम था? दैट वाज, इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ, वन ऑफ द पॉपुलर, या फिर आपको जानना ही चाहिए। 20 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट था आत्मनिर्भर भारत, जिन पे एमएसएमई होल्डर्स को या फिर जो भी इनके अंदर लोन लेने की कोशिश करेंगे, एक सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनने की एक आपके पास जुगाड़ है सरकार की तरफ से। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे सरकार इस पे लोन देंगे शायद। इसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोज तो नहीं किया है, आने वाले टाइम पे आपको मैं क्लियरली डिस्क्लोज कर दूंगा जब इस चीज़ को थोड़ा लाइमलाइट पे आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम के लिए आपको आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, या फिर 20 लाख करोड़ का एक स्कीम है जो सरकार ने एमएसएमई होल्डर्स लोगों के लिए निकाला गया है, ताकि आप लोकल से वोकल बन पाओ। नेक्स्ट आपके पास है, नेम द प्लेस ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके के कौन सा ऐसा जगह है जो इंक्लूड किया गया है आईएमडी के वेदर फोरकास्टिंग के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एक्चुअली ये पीओके के अंदर आता है, लेकिन हमारे इंडिया के आईएमडी जो है, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, उन्होंने इंक्लूड करा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है ये एक्चुअली। तो ये कौन सा होना चाहिए? तो ये एक्चुअली आंसर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान है और मुजफ्फराबाद है। इन दोनों प्लेसेस को इंक्लूड किया गया था आपके आईएमडी के अंदर, जो कि एक्चुअली पीओके के अंदर पड़ता है। तो ये 1 और 2 हुआ, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय संघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19? तो जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स के मेंबर्स को फिनेंशियली हेल्प करता है। ब्रिक्स मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना
एंड दिस एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज़ के बीच का एक समूह है। तो ये एक्चुअली इंडिया को इस पर्टिकुलर बैंक ने कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया है ये पूछा गया है। तो दिस इज़ 1 बिलियन। एक्चुअली ये 5 बिलियन जो है ये डिसम्बर्स्ड हुआ था। 5 बिलियन में सब कंट्री को 1-1 बिलियन दिया गया ताकि वो कोविड-19 से जूझ पाए इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इंडिया को भी इस हिसाब से फिर 1 बिलियन मिला है। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। V. Vidyavati has been appointed as the Director General of Archaeological Survey of India, who is the new appointed Chief of the CBSE Secondary Education with effect from May 12। अच्छा, दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। हमारे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका भी जो हेड पर्सन है इनको बनाया गया है वी विद्यावती। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि CBSE का हेड पर्सन अभी रिसेंटली जिनको अलाउ किया गया है, तो CBSE का चीफ का नाम क्या है। ये टेट वगैरह पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मनोज आहूजा। मनोज आहूजा ऐसे पोस्ट बेसिकली IAS ऑफिसर लोग लेते। तो एक IAS ऑफिसर है जिनको मिला है ये पोस्ट। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होता है ये। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन एयरपोर्ट व्हिच हैज़ ओन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया पे या फिर आपके पास हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, आपको किसने रैंकिंग निकाला था, ये स्काईट्रैक्स ने निकाला था। स्काईट्रैक्स हर साल निकालता है, ये एयरपोर्टों को देखता है अलग अलग पैरामीटर्स पे, सबसे बेस्ट सबसे लोएस्ट कैटेगरी में कौन आता है। ये पूरा वर्ल्ड का ही एयरपोर्ट देखता है। ठीक है, फिलहाल आपका इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलोर की मेजर एयरपोर्ट है। तो ये बेंगलोर एयरपोर्ट है। ठीक है, जो हमारे इंडिया के शायद बेस्ट एयरपोर्ट में माना जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ये सबसे फर्स्ट पहला अच्छा एयरपोर्ट दुनिया का कौन सा है, तो दिस इज चांगी, जो कि आपके पास सिंगापुर का एयरपोर्ट है। नंबर 2 सिंगापुर का ये मेन एयरपोर्ट है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आपके पास टोक्यो का जो हनेदा एयरपोर्ट है, जिसका नाम है हनेदा एयरपोर्ट, जो कि है टोक्यो का, ये सेकेंड बेस्ट आपके पास एयरपोर्ट है, ये जापान पे है। उसके बाद नंबर 3 हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतार पे है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतार पे है। तो इस तरह से हमारा जो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो ये बेसिकली आपके पास कितना रैंक पे था ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, 68 पे था, लेकिन इंडिया का ये फर्स्ट था। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स व्हिच वाज टॉप्ड बाय स्वीडन। तो एनर्जी इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स के अंदर हमारे इंडिया का रैंक क्या है, जो कि रिसेंटली ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में प्रस्तुत किया गया था। इसका टॉप आपको ऑलरेडी बोला गया है स्वीडन है। फर्स्ट आपके पास स्वीडन है, सेकेंड आपके पास जो है स्विट्जरलैंड है, सेकेंड आपके पास जो है स्विट्जरलैंड है, थर्ड आपके पास जो है ये फिनलैंड है। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है ये फिनलैंड है। तो क्वेश्चन में पूछा ये नहीं जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा था कि इंडिया का रैंक कितना है इसमें। तो इंडिया का रैंक इज 74th इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। होप सो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। होप जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो सरकार शायद आपको जॉब देने पे थोड़ा हेल्प करेंगे। होप एक्चुअली क्या होता है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इस स्कीम का नाम था। तो पूछा ये जा रहा है कौन सा स्टेट ने इसको लॉन्च करा था ताकि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा हटा पाए। उत्तराखंड। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the amount that was allocated from PM CARES Fund Trust to fight COVID-19 pandemic? COVID-19 पैंडेमिक के अंदर जो PM CARES फंड का जो टोटल कलेक्शन था, जो COVID-19 के लोगों को हेल्प करने के लिए यूज़ करे जाएंगे, तो डेट इज़ 3100 करोड़। इतना पैसा एलोकेट हुआ था PM CARES फंड के अंदर, जो COVID-19 के पैंडेमिक को सॉल्व करने के लिए काम करा जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और बता दूं, जिसमें आपके पास जो है 2000 करोड़ जो है 2000 करोड़ यूज़ करा जाएंगे वेंटिलेटर को खरीदने के लिए। ठीक है, आपको अगर पूछे कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कितने पैसा रखा गया है, 1000 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रखा गया है। लेकिन अभी भी माइग्रेंट वर्कर्स लोग अपना खुद का ही टिकट खरीद के घर पहुंच रहे, पता नहीं 1000 करोड़ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपके पास जो है 100 करोड़ यूज़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से वैक्सीन बनाने के लिए। तो होप इसको भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से आपके पास 3100 करोड़ बनता है।
ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कंट्री व्हिच हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स स्ट्रीट आफ्टर इंडियन पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन इट्स 159th बर्थडे एनिवर्सरी रिसेंटली। तो एक पर्टिकुलर कंट्री है जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे एक स्ट्रीट का नाम रखा गया था उनके ही 159th बर्थडे के टाइम पे। ओके, द आंसर इज इज़राइल। ठीक है, इज़राइल की एक पर्टिकुलर सिटी है टेल अवीव। टेल अवीव में उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रीट को नामकरण करा गया है टैगोर स्ट्रीट के नाम से। ठीक है, तो टैगोर स्ट्रीट के नाम से उनका नाम रखा गया था। और हमारा जो ये कब रखा गया था, ये 7 मई को जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर का डेट ऑफ बर्थ भी है। 7 मई 1861 पे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो उनका ही सालगिरह मनाने के लिए एक्चुअली एक स्ट्रीट का नामकरण रखा गया है। नेक्स्ट इज रॉबर्टो अजेवेडो हैज़ अनाउंस स्टेप डाउन या फिर रेजिग्नेशन दे रहे हैं वो कौन से पोस्ट से, डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से एक्चुअली रॉबर्टो अजेवेडो जो है ये अपना रिज़ाइन या फिर आप पोस्ट से हट रहे वो। तो ही वॉज बेसिकली द हेड ऑफ WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड था एक्चुअली, जो कि अपने पोस्ट से हट रहे और वो 6th आपके पास डायरेक्टर जनरल था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो अभी पोस्ट से हट गए हैं। और रिसेंटली मैंने सुना है कि एक नाइजीरियन फीमेल इज़ देयर जिनको इस पोस्ट के लिए नियोग किया गया है। इफ़ दिस इज़ क्लियर देन आपको मैं इसको जून के करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट इज इन व्हिच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन स्टार्टेड टू प्रोवाइड शूज और स्लीपर्स फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। तो अभी आपने देखे होंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लोग जा रहे, घरों तक पहुंच रहे। तो इतना ज़्यादा जर्नी कवर करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेटों को भी कवर अप किया जा रहा है। तो इस जो स्टेट से अगर आप जा रहे हो, इस स्टेट से अगर आप पास होंगे तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के द्वारा आपको चप्पल, जूता या फिर खाना वगैरह दिया जाएंगे, जिसका नाम है एक्चुअली चरण पादुका। ठीक है, तो बहुत एक अच्छा पहल है सरकार की तरफ से या फिर इस पर्टिकुलर स्टेट की तरफ से जो माइग्रेंट लेबर्स को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली हमारे इंडिया के जो बीचों बीच में है, दिस इज मध्य प्रदेश। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कंट्री व्हिच हैज अप्रूव द न्यू पॉलिटिकल मैप व्हिच इंक्लूड्स इंडियाज लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा है, काला पानी है और लिपू लेक जो है बेसिकली हमारे इंडिया का प्रोविंस है, लेकिन इन लोगों ने अपना पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करा है अपने मैप के अंदर। तो ये कौन सा कंट्री है एक्चुअली, तो दिस इज एक्चुअली नेपाल। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नेपाल। नेपाल के हाल ही में या फिर 2 नवंबर पे एक मैप को रिलीज़ करा गया 2 नवंबर 2019 पे, जिस पे आप इन तीनों प्लेसेस को देखोगे। ठीक है, और ये बेसिकली आपके पास इंडिया का टेरिटरी के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है या फिर एक पर्टिकुलर जगह जो है सिक्किम के अंदर पे भी पड़ता है। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हेड्स द ICC क्रिकेट कमिटी व्हिच हैज़ रिकमेंडेड द बैन ऑफ यूजिंग सलाइवा टू साइन द क्रिकेट बॉल। तो कोविड-19 के टाइम पे क्या होता है कि आप अगर थूक लगा के बॉल को साइन करोगे तो आपके थूक इस बॉल पे जब टच होता है तो दूसरा प्लेयर्स भी इस बॉल को यूज़ करेंगे। तो ऐसा ना करें या फिर इसलिए बैन कर दिया है, सलाइवा का यूज़ नहीं हो सकता है आपको क्रिकेट बॉल को शाइन करने के लिए। तो जो कमिटी था उस कमिटी का हेड पर्सन कौन था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन इंडियन इज इन्वॉल्व इन द कमिटी, दिस इज अनिल कुंबले। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड रिसेंटली। तो नाबार्ड का इससे पहले जो चेयरमैन था दिस वाज द पर्सन हर्ष कुमार भनवाला था। तो अभी फिलहाल आपसे पूछा यह जा रहा है कि नया आपके पास नाबार्ड का चेयरमैन कौन है। दिस इज गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल, NA गोज फॉर नेशनल, B फॉर बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है दिस इज इन मुंबई, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और फिलहाल का जो हेड पर्सन है दिस विल बी दिस पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का काम होता है रीजनल रूरल बैंकों को देखरेख करना, तो रीजनल रूरल बैंकों को देखरेख करेंगे नाबार्ड। तो होप क्लियर हो गए होंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु इज सेट टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड चूजन एट 73rd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। फिर से एक भारतीय है जिनको एक बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। ठीक है, तो दिस इज नन अदर देन द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज डॉक्टर हर्षवर्धन।
जो कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इंडिया को बचाने के लिए कोरोना वायरस से। तो इनको ही नियोग किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल टी डे वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। অসমীয়াবোৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বিশ্ব চাহ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা যায়? বিশ্ব চাহ দিৱস তেতিয়া পালন কৰা যায় যেতিয়া আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ ডেথো হৈছিলে। তো হিণ্ট মই দি দিছোঁ একচুৱেলি, কিন্তু লিংক একচুৱেলি এইটোৰ লগত হয়। 21 মে जो হয় এইটো একচুৱেলি তোমাৰ বিশ্ব চাহ দিৱস বুলি পালন কৰা যায়। ठीक है, कुछ टी ग्रोइंग कंट्रीज़ है जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इधर आपके पास ये पॉपुलरली सेलिब्रेट होता है आपके पास इंडिया के अंदर, ये पॉपुलर सेलिब्रेट होता है आपके पास इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 2005 से। 2005 से इसका सेलिब्रेशन चालू है। और इसके बाद आपके पास जो है ये 21 मई जो है ये वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल टी डे पालन किया जाता है इसमें। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इसी चीज़ को लिंक कराना था मुझे एक्चुअली। नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये आपके पास सेलिब्रेट होता है May 21 पे। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। द डे कमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ होम। सबको पता है शायद, एक अवेयरनेस है या फिर एक मैसेज है पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड का। जब हमारा इंडिया का फॉर्मर सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डेथ हो गया था बाय द LTTE, तो ही इज़ नन अदर देन, बहुत सारा ऑप्शन बता दिया मैंने, दिस इज राजीव गांधी। ठीक है, तो राजीव गांधी यूज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1984 से लेकर 1989 तक। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोन अम्फान has लैंडफॉल बिटवीन दीघा इन वेस्ट बंगाल एंड हाथिया आइलैंड इन द बांग्लादेश रिसेंटली। ठीक है, तो नेम द कंट्री हु हैज़ प्रपोज्ड द नेम अम्फान। तो अम्फान के बारे में बहुतों ने सुना है, कहाँ कहाँ आया सबको पता है, लेकिन अम्फान का नाम प्रपोज करने वाला कंट्री कौन है एक्चुअली? तो दिस इज़ थाईलैंड। ठीक है, जहाँ पे रिसेंटली आपको पता हुआ शायद 25+ लोगों का डेथ हुआ है वेस्ट बंगाल पे, है ना, बहुत एक डिस्ट्रॉइंग चीज़ था। और अम्फान का नाम एक्चुअली आपके पास थाईलैंड ने दिया हुआ था, जो 120 माइल पर आवर की स्पीड पे एक साइक्लोन था जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज करा है। ठीक है, और लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PP बॉडी कवर ऑल्स? कवर ऑल्स मतलब कवर ऑल्स होना चाहिए था। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि PP किट जो हम लोग देख रहे हैं, PP किट बनाने के क्षेत्र पे इंडिया कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अगर ज़्यादा कर रहा है तो इंडिया का रैंक कितना अच्छा है या फिर कितने नंबर पे आते हैं। PP किट का रैंक जो है हमारे इंडिया इज़ सेकेंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ PP किट। फर्स्ट जो है चाइना अभी कर रहा है PP किट का प्रोडक्शन, और ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट आपके पास है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का आपके पास जो है कैपिटल सबको पता है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल इज देहरादून। और अभी आपके पास एक समर कैपिटल बनाया गया है क्योंकि आपका ई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ई लेजिस्लेटिव असेंबली आपके पास इस पर्टिकुलर प्लेस पे करेंगे वो लोग, और ये है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड जो कि रिसेंटली ही डेडिकेट किया गया था। ठीक है, बाकी आपके पास अगर बोल ले उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड एक्चुअली उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आया हुआ था। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पे आया हुआ था। ठीक है, आपके पास एक फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अदर देन दिस और एक फेमस नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ठीक है, ये सब चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। और एक फेमस रिवर है फ्रॉम द उत्तराखंड, दिस इज रामगंगा, जो कि गंगा के एक पवित्र ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, जो दूधातोली से निकलता है। तो गैरसन वुड बी द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, जो आपको जान लेना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अंदर मिशन सागर। मिशन सागर जो इसका फुल फॉर्म बताया, तो पहले सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। ठीक है, तो एक मिशन सागर नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमारा सरकार जो है अलग अलग देशों को कोविड-19 के टाइम पे एसेंशियल सामग्री को डिलीवर करेंगे। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंट्री है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर अंतर्भुक्त या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आए हुए थे? ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे, तो आपको मैं पूरा बताया। तो आपके पास इंक्लूड जो था ये मालदीव्स इंक्लूड था। ठीक है, मॉरिशस इंक्लूड था, मादागास्कर इंक्लूड था, सेशेल्स इंक्लूड था, और आपके पास एक कंट्री था कोमोरोस।
तो ये 5 कंट्री के लिए था सागर, SAGAR, 5 नाम भी है इसमें, ठीक है। तो कौन सा कंट्री इन्वॉल्व नहीं था, तो डेट विल बी श्रीलंका इन्वॉल्व नहीं था मिशन सागर के अंदर। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स रिसेंटली टू बूस्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर। तो स्पोर्ट्स जो है, ये स्पोर्ट्स एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है हमारे इंडिया पे, है ना, या फिर बहुत कम ही ऐसा या फिर ना के बराबर है कोई भी स्टेट ऐसा आपके पास स्पोर्ट्स को एज अ इंडस्ट्री के नाम से नहीं जाना जाता है, या फिर स्पोर्ट्स के रेस्पेक्ट में आपके पास बजट वगैरह जो भी आता है उसमें एलोकेटेड सम ऑफ मनी भी बहुत कम या फिर ना के बराबर होते हैं। तो ऐसा ना हो और इंडस्ट्री का एक रूप मिले स्पोर्ट्स को भी, तो इसलिए सरकार ने इंडस्ट्री जैसा बर्ताव करने के रेस्पेक्ट में एक ध्यान दिया हुआ है एक पर्टिकुलर स्टेट का सरकार, ठीक है, जो स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का रूप देने की बात कर रहा है, या फिर सरकार आने वाले टाइम पे बजट पे इसका एलोकेशंस भी रखेंगे। तो ये कौन सा स्टेट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड से एक स्टेट है जो कि बहुत अच्छा भी एजुकेशन की साइड से भी, दिस इज मिजोरम, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी crores हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर बी कीपिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी जो मैंने आपको रिसेंटली थोड़ी देर पहले बताया था, दिस इज़ 20 लाख करोड़ का एक आपके पास प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सरकार जो है बोला ये जा रहा है कि बी कीपिंग, जिसको हम लोग गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन है इसका नाम, बी कीपिंग बा मधुमक्खी पालक, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, तो दिस इज 500 करोड़ है इस स्कीम के अंदर। डन। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैव टीम्ड अप टू फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ IOC। तो WHO और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी दोनों मिलके एक्चुअली हेल्प करेंगे हमारे आने वाले जो भी कोविड-19 से जुड़े हुए संपर्क या फिर कोविड-19 से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो ये IOC और आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके हेल्प करेंगे, ठीक है। तो IOC का जो चेयरमैन है, ये पूछा जा रहा है आपसे, IOC का चेयरमैन फिलहाल है थॉमस बक। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैक मा द को फाउंडर ऑफ अलीबाबा हैज़ रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। जैक मा के बारे में आपने सबने सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो अलीबाबा के नाम सुने होंगे। अलीबाबा का को फाउंडर है जैक मा, जो वन ऑफ ए टाइम एशिया का सबसे अमीर आदमी भी था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने पर्टिकुलर एक बैंक से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर पैसा विड्रॉ कर दिया या फिर शेयर्स को बेच दिया है उस पर्टिकुलर बैंक का, ठीक है। तो ही यूज्ड टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक, और शेयर होल्डर्स इतना ज़्यादा था कि उनको एक पोस्ट मिला हुआ था, डैट इज़ द पोस्ट ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अभी वो उस पोस्ट पे नहीं है सॉफ्ट बैंक के। नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रीथेबल PPE किट। जैसे कि अभी गर्मी के टाइम पे PPE किट पहन के किसी को देखभाल करना इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अ डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने एक कुछ ऐसा सामग्री से PPE किट को बना के तैयार करा है कि उसके अंदर से हवा वगैरह पास हो पाए, ठीक है। तो ये एक ब्रीथेबल माना जाता है, सांस लेने के लिए थोड़ा इजी वे होता है। तो इस तरह का PPE किट बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ इंडियन नेवी। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया है वही पूछा जा रहा है। तो दिस इज़ नावरक्षक। ब्रीथेबल PPE किट का नाम है नावरक्षक। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड थायराइड डे कब पालन किया जाता है। तो थायराइड डे कब पालन किया जाता है, आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है, और ये पालन हो रहा है आपके पास सन 2008 से वर्ल्ड थायराइड डे पालन किया जाता है, और ये 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ पेन द सॉन्ग टाइटल जयतु जयतु भारतम वासुदेवा कुटुंबकम। ये कोरोना वायरस की लॉकडाउन के टाइम पे आपने टीवी वगैरह पे देखे होंगे, एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जिसको संग किया गया था 211 सिंगर्स के द्वारा। बहुत ज़्यादा सिंगर्स इसमें टेक पार्ट करे हुए थे। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि उस गाने को लिखा किसने था, ठीक है। तो दिस इज आंसर प्रसून जोशी। अगर कॉम्पोजर पूछे, याद रखिएगा कॉम्पोजर पूछे इस गाने का, तो उस टाइम पे आंसर होंगे शंकर महादेवन। शंकर महादेवन होंगे इसका आंसर अगर आपसे पूछे कॉम्पोजर इस पर्टिकुलर जयतु जयतु भारतम सॉन्ग को, ताकि इंडिया
का जो भी अभी सिचुएशन है, थोड़ा थोड़ा विल पावर आपके पास थोड़ा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। लोग थोड़ा डरे हुए, घबराए हुए, तो विल पावर बढ़ाने के लिए ऐसा एक सॉन्ग को डेडिकेट किया गया था हमारे इंडियन के लोगों के लिए, जिसमें बहुत रिसेंटली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लता मंगेशकर हैज़ ऑल्सो संग इन द सॉन्ग, ठीक है। तो कॉम्पोजर है शंकर महादेवन और किसने लिखा था, तो प्रसून जोशी इज़ द राइटर फॉर द सॉन्ग। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। जैसे कि आपको पता है, इंडिया से आपके पास सीरिया पे और साउथ सूडान पे और सीरिया पे आर्मी पर्सनल्स तैनात होते ताकि वहाँ के चीज़ों को थोड़ा इजीली टेक पार्ट कर पाए, और ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जाना ही पड़ता है, जिनके एक्चुअली आर्मीज़ बहुत ज़्यादा तादाद पे हैं। तो इंडिया से ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स जाते हैं। तो एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि UN नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट 2019 का अवार्ड के अंदर हमारे इंडिया के कौन से शाबाश सिपाही को मिला है ये अवार्ड। तो दिस इज़ सुमन गोस्वामी, आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है, ठीक है। तो सुमन गोस्वामी जो है बेसिकली ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर है, तो इनको मिला है एक्चुअली, ये साउथ सूडान पे ये तैनात है फिलहाल। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की तरफ से ये एक्चुअली मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड है 2019 का, जो आखिरी साल चला गया था। व्हाट इज़ द फिश प्रोडक्शन टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2024-25 एज पर फिशरीज डिपार्टमेंट। तो इंडिया का टारगेट कितना है, तो इंडिया का टारगेट के बारे में पूछे तो 220 लाख मैट्रिक टन है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाख मैट्रिक टन पे मैंने पूछा है, तो 220 लाख मैट्रिक टन है इंडिया का टारगेट। और इस प्लान को हम लोग सरकार ने नाम दिया है स्वाथ सागर, ठीक है, क्योंकि जो मत्स्य पालक वगैरह होंगे, अगर वो थोड़ा इनकम इस सोर्स से कर पाएंगे तो आपके लिए इस पैंडेमिक से बचने का एक अच्छा सहयोग भी है। और सरकार बार बार ही बोल रहे हैं कि लोकल से वोकल बनना है, तो एक्चुअली इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 220 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा है, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत अगर मैं बता पाऊँ कि अभी फ़िलहाल जो है हमारा इंडिया जो है 20 लाख मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, और सरकार का टारगेट 2024-25 तक इतना सा है, ठीक है। और इसको रिसेंटली ही एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बताया हुआ था, एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे भी आया हुआ था। उनका नाम है गिरिराज सिंह। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गिरिराज सिंह, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ को बोला हुआ था। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। अभी फिश के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था। तो इंडिया के अगर प्रोडक्शन के बारे में बोले कि इंडिया प्रोडक्शन में कितना रैंक पे आता है, तो इंडिया का रैंक इज सेकंड। अगर मैं इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि फ़िश एक्सपोर्ट करने में इंडिया का रैंक कितना है, तो दिस इज़ फोर्थ। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको खुद का कंजम्पशन के लिए चाहिए। तो हालांकि वो प्रोडक्शन में सेकंड है, लेकिन एक्सपोर्ट में एक्चुअली वो फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। और ये एक्चुअली एक्वाकल्चर के अंदर पड़ता है। एक्वाकल्चर का बढ़ावा 2024-25 तक तो आपको टारगेट दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने की तादाद में सरकार सोच रहे। और एलोकेशन ऑफ मनी भी आपको सुनाई देंगे थोड़ी देर के बाद। आपको आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही शायद एलोकेशन ऑफ मनी भी आएंगे। होप तो तब तक जून के टाइम पे मैं कवर अप कर पाऊँ इसको। तो लेट्स गो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिलीज द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रंस बुक टाइटल द आइकाबॉर्ग रिसेंटली। तो आइकाबॉर्ग जो है ये एक आपके पास एक बुक है जिसको एक फेमस राइटर ने रिसेंटली निकाला हुआ है कोरोना वायरस की पैंडेमिक के टाइम पे। तो दिस इज़ नॉन अदर देन J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग को आप हैरी पॉटर के राइटर के हिसाब से भी आप बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनका एक किताब जो है हैरी पॉटर, जिन पे बहुत ज़्यादा आपके पास मूवीज़ वगैरह भी बने हुए आपने देखे होंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए थैंक यू, एंड लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो। एंड अपना हाथ, मुंह और आप साफ़ सुथरे से रहिएगा, और अपने घर वालों को भी साफ़ सुथरे से रहने के लिए दीजिएगा। हम एकजुट होंगे तभी जीत पाएंगे कोरोना वायरस से। होप सो आप लोग पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट्स भी आ रहे होंगे। आप अगर फिलअप कर रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम को दो। एंड आई वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम दी आसाम। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।